हेलो व्यूअर्स, दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हम बात करेंगे लाभ का पद और झारखंड में राजनीतिक संकट पर। आज का यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय ऑन अनसर्टेनिटी ओवर झारखंड सीएम कंटिन्यूएशन और हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर एज सोरेन फेसेस एक्शन फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें विधायिका के स्तर पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। दरअसल संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और ये प्रतिनिधि संसद में जनता की आवाज उठाते हैं। अपनी आवाज को ये मजबूती से उठा सकें, इसके लिए संविधान द्वारा इन्हें पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही इनका काम सरकार या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी होता है। लेकिन सरकार पर ये नियंत्रण तभी ज्यादा प्रभावी तरीके से रख सकते हैं जब ये प्रतिनिधि किसी भी तरीके से लोभ, लालच या भय से मुक्त रहें। यही वजह है कि भारतीय संविधान में इन सांसदों तथा विधायकों के लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा समितियों को सदन में बोलने की आजादी दी गई है। इसे संसदीय विशेषाधिकार नाम से जाना जाता है, जबकि इन्हें लोभ लालच से मुक्त रखने के लिए संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद की चर्चा की गई है। वैसे तो लाभ का पद हमेशा से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा है और ये समय समय पर खबरों में भी अपनी जगह बनाता रहता है। लेकिन हाल ही में चर्चा में तब आया जब निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद पर रहने के आरोप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश राज्यपाल से कर दी। दरअसल सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद ही अपने नाम पर पत्थर खदान का पुनः आवंटन कर लिया था, जिसे लाभ के पद के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में आज के आर्टिकल में हम लाभ के पद से जुड़ी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही लाभ के पद से जुड़े अन्य पहलुओं को भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर लाभ के पद का क्या औचित्य है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में सांसदों एवं विधायकों का काम, या यूं कहें कि विधायिका का काम, सरकार पर नियंत्रण रखना है। सरकार के किसी भी अनुचित काम को रोकने के लिए ये अपनी प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही जनता के हित से जुड़े मुद्दों से सरकार को रूबरू कराना भी इनका महत्वपूर्ण और प्रमुख काम है। लेकिन अगर ये प्रतिनिधि किसी लालच में आ जाएं या किसी तरह के दबाव में आ जाएं, तो संसद द्वारा सरकार या कार्यपालिका पर नियंत्रण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसके साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी प्रभावित हो सकता है, जो लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। इसीलिए भारतीय संविधान में विधायिका को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखने के लिए लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। इस तरह लाभ के पद का मकसद सांसदों और विधायकों को दबाव से मुक्त रखना है, क्योंकि अगर ये सदस्य किसी भी तरह के लाभ के पद पर आसीन होंगे तो सदन में ये अपने फायदे के लिए फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसके पीछे की मूल भावना ये है कि निर्वाचित सदस्यों के कर्तव्यों और हितों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार विधायिका सरकार को नियंत्रित करती है और इस नियंत्रण को कम करने के लिए सरकार सांसदों या विधायकों को खुश करने और फायदा पहुंचाने के मकसद से उन्हें लाभ का पद दे सकती है। इससे अंततः शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने लाभ के पद की अवधारणा को तरजीह दी। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसका उल्लेख ब्रिटिश कानून एक्ट्स ऑफ यूनियन 1701 में देखा जा सकता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति राजा के अधीन किसी पद पर कार्यरत रहते हुए कोई सेवा ले रहा है या पेंशन भोगी है, तो वह व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य नहीं रह सकता। चलिए अब जान लेते हैं कि लाभ के पद के संदर्भ में संविधान क्या कहता है। संविधान में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय संविधान में केवल इसके नाम का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर आसीन है जहां अलग से वेतन, भत्ता
या बाकी फायदे मिलते हों। यही बात विधानसभा सदस्यों के लिए अनुच्छेद 191 में कही गई है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत सांसदों और विधायकों को लाभ का पद धारण करने की मनाही की गई है। इस मामले में अनुच्छेद 103 कहता है कि अगर ये सवाल उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य लाभ के पद के मामले में किसी निर्हरता यानी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, तो ये सवाल राष्ट्रपति के पास विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। हालांकि ऐसे किसी प्रश्न पर फैसला करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के मुताबिक काम करेगा, जबकि विधायकों के मामले में ऐसा फैसला राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। गौरतलब है कि लाभ के पद के मामले में संविधान में एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि किसी भी सांसद या विधायक के मंत्री पद को भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा, लेकिन संविधान में इनकी संख्या सीमित की गई है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% के भीतर होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली के मामले में ये 10% है। चलिए अब इस सब के बाद जान लेते हैं कि लाभ के पद को लेकर चर्चित विवाद क्या रहे हैं और उन पर न्यायपालिका का क्या नजरिया रहा। तो भारत में लाभ के पद से जुड़े मामले में कई जनप्रतिनिधियों पर निर्वाचन आयोग के जरिए कार्रवाई की जा चुकी है। कई सांसद विधायकों ने लाभ के पद से जुड़े विवाद में इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ना बेहतर समझा, तो कई निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत में गए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित मामला हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का आता है, जिन्हें साल 2002 में लाभ के पद के चलते अपनी राज्यसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। दरअसल शिबू सोरेन झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष थे। इस वजह से उन पर लाभ के पद का मामला बना। आगे चलकर 2006 में इसी मामले में सोनिया गांधी को संसद सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी और इसी के साथ ही वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी थी। इस पद को लाभ का पद करार दिया गया, जिसके कारण उन्हें दोनों ही पदों से इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल एक और मामला जया बच्चन का आया। जया राज्यसभा सांसद थी और इसी के साथ ही वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन भी थी। इसे चुनाव आयोग ने लाभ का पद करार दे दिया, जिसके चलते जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य माना गया। हालांकि उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, क्योंकि उनका तर्क था कि इस पद के लिए उन्हें कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में जया बच्चन को अयोग्य ठहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी पद पर वेतन या भत्ते लेना ही लाभ के पद में शामिल नहीं होता, बल्कि उस पद पर बैठा व्यक्ति किसी निर्णय को या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, तो भी उसे लाभ का पद माना जाएगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सांसद या विधायक ने लाभ का पद लिया है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, भले ही उसने वेतन या दूसरे भत्ते लिए हों या नहीं। ऐसे ही साल 2018 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद इन विधायकों ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के फैसले को मनमाना करार दिया। असल में दिल्ली सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था, जिस वजह से चुनाव आयोग ने इन्हें लाभ के पद पर रहने का दोषी माना था। गौरतलब है कि इन विधायकों में से एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये संख्या 20 हो गई। चलिए अब समझ लेते हैं कि लाभ के पद के मामले में न्यायपालिका की क्या व्याख्या है। तो लाभ के पद का संविधान में जिक्र तो है, किंतु इसे परिभाषित नहीं किया गया है। इसके साथ ही इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए वर्तमान में लाभ के पद के संदर्भ में कोई स्थापित परिभाषा नहीं है। हालांकि न्यायालय ने समय समय पर इस संदर्भ में अपने फैसलों में लाभ के पद के लिए कुछ बिंदुओं का वर्णन किया है। जैसे साल 1964 में गोविंद बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है, इसके लिए उसकी नियुक्ति से संबंधित कुछ बिंदुओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। इस निर्धारण में कई कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, क्या सरकार को नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति है, क्या सरकार उस पद से संबंधित पारिश्रमिक को निर्धारित करती है, पारिश्रमिक का स्रोत क्या है, क्या पारिश्रमिक को सरकार द्वारा दिया जाता है, उस पद के कर्तव्य क्या है, उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति
किस प्रकार के कार्यों का निष्पादन करता है और क्या सरकार इन कार्यों के निष्पादन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखती है। इसके अलावा आगे साल 2006 में कोर्ट ने कहा कि लाभ के पद का मतलब केवल किसी पद पर वेतन या भत्ते लेने से नहीं, बल्कि उस पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो भी उसे लाभ का पद माना जाएगा। चूंकि संसद की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी इस मामले में विवाद अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो संसदीय शासन में सांसद या विधायकों का काम जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना है। साथ ही इनका काम सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। ऐसे में अगर इन्हें लाभ के पद पर बैठाया जाता है तो इससे इनके दायित्व पर असर पड़ेगा, जो संसदीय शासन के लिए अंततः एक खतरे की तरह होगा। इसीलिए सांसदों और विधायकों को ऐसे किसी लाभ के पद को खुद ही ठुकराते हुए अपने हितों की रक्षा के बजाय जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। चूंकि लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण का होना अति आवश्यक है, इसीलिए विधायिका यानी सांसदों और विधायकों को अपनी शक्ति को पहचानते हुए सरकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुल मिलाकर इन्हें किसी भी तरीके के लोभ लालच या भय से मुक्त रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ ही सरकार को चाहिए कि वो किसी को लाभ के पद पर बैठाने के बजाय अपनी भूमिका का निर्वहन संविधान सम्मत ईमानदारी से करे, ताकि संसदीय लोकतंत्र को जीवंत रखा जा सके। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न है, ये सत्य है कि लाभ का पद निर्वाचित सदस्यों के कर्तव्यों और हितों के बीच टकराव उत्पन्न करता है, लेकिन इससे कहीं अधिक ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करता है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।